अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी 1.1 भूमिका। वस्तुओं को गिनना अब हमारे लिए सरल है। अब हम वस्तुओं को बड़ी संख्याओं में गिन सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या, और इन संख्याओं को संख्यांकों अर्थात न्यूमरल्स द्वारा निरूपित कर सकते हैं। हम उपयुक्त संख्या नामों का प्रयोग करके बड़ी संख्याओं से संबंधित सूचनाएं भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या संकेतों द्वारा सूचना देना चाहते थे। कई हजार वर्ष पहले लोग केवल छोटी संख्याओं के बारे में ही जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं के साथ कार्य करना सीखा। उन्होंने बड़ी संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करना भी सीखा। ये सब मानव प्राणियों के सामूहिक प्रयासों के कारण संभव हो सका। उनका रास्ता सरल नहीं था और उन्हें इस पूरे रास्ते में संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में संपूर्ण गणित के विकास को इसी रूप में समझा जा सकता है। जैसे जैसे मानव ने उन्नति की, वैसे वैसे गणित के विकास की आवश्यकता बढ़ती गई और इसके परिणाम स्वरूप गणित में विकास और तेजी से हुआ। हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं और उनके बारे में अनेक बातें जानते हैं। संख्याएं प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने में हमारी सहायता करती हैं। संख्याएं हमारी सहायता ये बताने में करती हैं कि वस्तुओं का कौन सा संग्रह बड़ा है और वस्तुओं को पहले, दूसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता करती हैं। संख्याओं का विभिन्न संदर्भों में और अनेक प्रकारों से प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। भिन्न 5 स्थितियों को लिखिए जिनमें हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। हम संख्याओं के साथ कार्य करने का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। हम इनके साथ योग, व्यवकलन अर्थात घटाना, गुणा और भाग की संक्रियाएं भी कर चुके हैं। हम संख्या अनुक्रमों या सीक्वेंसेस में प्रतिरूपों या पैटर्न को देख चुके हैं और संख्याओं के साथ अनेक प्रयोग कर चुके हैं। इन प्रयोगों में अनेक रुचिपूर्ण बातें हैं। इस अध्याय में हम कुछ समीक्षा और पुनरावलोकन के साथ इन रुचिपूर्ण बातों पर और आगे कदम बढ़ाएंगे। पृष्ठ 2 1.2 संख्याओं की तुलना। चूंकि हम संख्याओं की तुलना पहले भी बहुत कर चुके हैं, आइए देखें कि क्या हमें याद है कि दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। 1 92, 392, 4456, 89,742। मैं सबसे बड़ी हूँ। कौन है सबसे बड़ा? 2 संख्याएं हैं 1902, 1920, 9201, 9021, 9210। मैं सबसे बड़ी हूँ। कौन है सबसे बड़ा? तो हम यहाँ उत्तर जानते हैं। अपने मित्रों में चर्चा कीजिए और पता कीजिए कि किसी संख्या समूह में वे सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। प्रयास कीजिए। क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 1 पंक्तियों में संख्याएं हैं 382, 4972, 18, 59,785, 750। उत्तर 59,785 सबसे बड़ी है और 18 सबसे छोटी है। 2 संख्याएं हैं 1473, 89,423, 100, 5,000, 310। उत्तर लिखिए। कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा है? 3 संख्याएं हैं 1834, 75,284, 111, 2,333, 450। 4 2,853, 7,691, 9,999, 12,002, 124। इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी? क्या इसका पता लगाना सरल था? ये सरल क्यों था? यहाँ हमने केवल अंकों की संख्या को देखकर ही उत्तर ज्ञात कर लिया। सबसे बड़ी संख्या में अधिकतम 1000 थे और सबसे छोटी संख्या 100 अर्थात सैकड़ों अथवा दहाइयों में थी। इसी प्रकार के 5 और प्रश्न बनाइए और उन्हें हल करने के लिए अपने मित्रों को दीजिए।
हम 4875 और 3542 की तुलना किस प्रकार करते हैं? यहाँ ये अधिक कठिन नहीं है। इन दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, ये दोनों हजार में हैं, परंतु 4875 में हजार के स्थान पर अंक 3542 के हजार के स्थान के अंक से बड़ा है। अतः 3542 से 4875 बड़ी है। अब बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है, 4875 या 4542? यहाँ भी दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, साथ ही दोनों में हजार के स्थान पर समान अंक हैं। अब हम क्या करते हैं? हम अगले अंक की ओर बढ़ते हैं, अर्थात 100 के स्थान पर आने वाले अंकों को देखते हैं। 4875 में 100वें स्थान वाला अंक 4542 के 100वें स्थान वाले अंक से बड़ा है। अतः संख्या 4542 से संख्या 4875 बड़ी है। पृष्ठ 3। यदि दोनों संख्याओं में 100 के स्थान वाले अंक भी समान होते तो हम क्या करते? 4875 और 4889 की तुलना कीजिए। 4875 और 4879 की तुलना कीजिए। प्रयास कीजिए। प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। ए 4536, 4892, 4370, 4452। बी 15623, 15073, 15189, 15800। सी 25286, 25245, 25270, 25210। डी 6895, 23787, 24569, 24659। इसी प्रकार के 5 प्रश्न और बनाइए और हल करने के लिए अपने मित्रों को दीजिए। 1.2.1 आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास अंक 7, 8, 3 और 5 हैं। हमें इन अंकों से 4 अंकों वाली भिन्न भिन्न ऐसी संख्याएं बनाने को कहा जाता है कि एक संख्या में कोई भी अंक दोबारा न आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। इस प्रकार संख्या 7835 तो बनाई जा सकती है, परंतु 7735 नहीं। इन 4 अंकों से जितनी संख्याएं बना सकते हैं बनाइए। आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राप्त होती है? यहाँ सबसे बड़ी संख्या 8753 है और सबसे छोटी संख्या 3578 है। दोनों में अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? अपनी प्रक्रिया को लिखिए। प्रयास कीजिए। 1. बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। ए 2, 8, 7, 4, बी 9, 7, 4, 1, सी 4, 7, 5, 0, डी 1, 7, 6, 2, ई 5, 4, 0, 3। संकेत 0, 7, 5, 4 3 अंकों की संख्या है। प्रश्न 2. किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ए 3, 8, 7, बी 9, 0, 5, सी 0, 4, 9, डी 8, 5, 1। संकेत प्रत्येक स्थिति में सोचिए कि आप किस अंक का 2 बार प्रयोग करेंगे। प्रश्न 3. दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। ए अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। सबसे बड़ी संख्या है 9867। सबसे छोटी संख्या है 1027। ध्यान दीजिए, अंक 0 से संख्या प्रारंभ नहीं हो सकती। क्यों? बी अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहे। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। सी अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर रहे। अब सबसे बड़ी
और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? डी. अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पर रहे। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? प्रश्न 4. मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है? आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? पृष्ठ 4. उचित क्रम में खड़े होना। 1. इनमें कौन सबसे लंबा है? 2. इनमें कौन सबसे छोटा है? ए. क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं? बी. क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के घटते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं? यहाँ 4 बच्चों के चित्र हैं। एक चित्र है रामहरि का, उसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है। दूसरा चित्र डॉली का है, इसकी लंबाई 154 सेंटीमीटर है। तीसरा चित्र मोहन का है, इसकी लंबाई 158 सेंटीमीटर है। और चौथा चित्र शशि का है, उसकी लंबाई 159 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि इनको बढ़ते हुए क्रम में किस तरह रखा जाए और घटते हुए क्रम में लंबाई के हिसाब से कैसे रखा जाए। क्या खरीदें? सोहन और रीता एक अलमारी खरीदने गए। वहां कई अलमारियां उपलब्ध थीं, जिन पर उनके मूल्यों की पर्चियां लगी हुई थीं। यहाँ अलमारियों का चित्र दर्शाया गया है। एक अलमारी है 2635 रुपए की, दूसरी अलमारी है 1897 रुपए की, एक अलमारी है 2854 रुपए की, एक अलमारी है 1788 रुपए की। एक अन्य अलमारी भी यहाँ है, उसकी कीमत है 3975 रुपए। ए. क्या आप इनके मूल्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? बी. क्या आप इनके मूल्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? प्रयास कीजिए। इस प्रकार की 5 और स्थितियों को सोचिए जहां आप 3 या अधिक राशियों की तुलना करते हैं। आरोही क्रम अर्थात असेंडिंग ऑर्डर। आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से आरंभ करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। पृष्ठ 5. प्रयास कीजिए। प्रश्न 1. निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए. 847, 9754, 8320, 571। बी. 9801, 25751, 36501, 38802। प्रश्न 2. निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए. 5000, 7500, 85400, 7861। बी. 1971, 45321, 88715, 92547। आरोही या अवरोही क्रमों के ऐसे ही 10 उदाहरण और बनाइए और उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1.2.2 अंकों का स्थानांतरण। क्या आपने सोचा है कि यदि किसी संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो क्या होगा? सोचिए कि 182 क्या बन जाएगा। ये 821 जैसी बड़ी हो सकती है अथवा 128 जैसी छोटी भी। यही प्रक्रिया 391 के साथ करके देखिए। अब यहाँ दिए गए प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। 3 भिन्न भिन्न अंकों की कोई संख्या लीजिए और 100 के स्थान के अंक को इकाई के स्थान के अंक से बदल दीजिए। ए. क्या नई संख्या पहली संख्या से बड़ी है? बी. क्या नई संख्या पहली संख्या से छोटी है? इस प्रकार बनने वाली संख्याओं को आरोही और अवरोही दोनों क्रमों में लिखिए। पहले 795। पहले और तीसरे नंबरों को परस्पर बदलने पर बाद में संख्या बनेगी 597। विभिन्न अंक लेकर यदि आप पहले और तीसरे अंकों को परस्पर बदलते हैं तो किस स्थिति में संख्या बड़ी हो जाती है, किस स्थिति में संख्या छोटी हो जाती है। ये प्रक्रिया 4 अंकों की कोई संख्या लेकर भी दोहराइए। 1.2.3
संख्या 10,000 का प्रवेश। हम जानते हैं कि 99 से आगे 2 अंकों वाली कोई संख्या नहीं है। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 है। यदि हम 9,999 में 1 जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा? इस प्रतिरूप को देखिए। 9 + 1 बराबर 10 बराबर 10 गुणा 1। 99 + 1 बराबर 100 बराबर 10 गुणा 10। 999 + 1 बराबर 1000 बराबर 10 गुणा 100। हम देखते हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या +1 बराबर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या +1 बराबर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या +1 बराबर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तब हम क्या ये नहीं सोच सकते कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, अर्थात 9,999 + 1 बराबर 10,000 होगा। इस प्रकार 9,999 से ठीक आगे वाली संख्या 10,000 है। इसे 10,000 कहते हैं। साथ ही हम सोच सकते हैं कि 10,000 बराबर 10 गुणा 1,000 अर्थात 10,000। पृष्ठ 6 1.2.4 स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। आप स्थानीय मान के बारे में बहुत पहले पढ़ चुके हैं तथा 78 जैसी 2 अंकों की संख्या का प्रसारित रूप आपको अवश्य याद होगा। ये इस प्रकार है। 78 बराबर 70 + 8 बराबर 7 गुणा 10 + 8। इसी प्रकार आपको 3 अंकों की संख्या जैसे 278 का प्रसारित रूप भी याद होगा। ये इस प्रकार है। 278 बराबर 200 + 70 + 8 बराबर 2 गुणा 100 + 7 गुणा 10 + 8। हम कहते हैं कि 8 इकाई के स्थान पर है, 7 दहाई के स्थान पर है और 2 100 के स्थान पर है। बाद में हमने इसी अवधारणा को 4 अंकों की संख्या के लिए भी लागू कर लिया था। उदाहरण के लिए 5,278 का प्रसारित रूप है 5,278 बराबर 5,000 + 200 + 70 + 8 अर्थात 5 गुणा 1,000 + 2 गुणा 100 + 7 गुणा 10 + 8। यहाँ इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 7, 100 के स्थान पर 2 और 1000 के स्थान पर 5 है। संख्या 10,000 ज्ञात हो जाने पर हम इस अवधारणा को और आगे लागू कर सकते हैं। हम 5 अंकों की संख्या जैसे 45,278 को इस प्रकार लिख सकते हैं। 45,278 बराबर 4 गुणा 10,000 + 5 गुणा 1,000 + 2 गुणा 100 + 7 गुणा 10 + 8। यहाँ हम कहते हैं कि इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 7, 100 के स्थान पर 2, 1000 के स्थान पर 5 और 10,000 के स्थान पर 4 है। इस संख्या को 45,278 पढ़ा जाता है। क्या अब आप 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं लिख सकते हैं? पृष्ठ 7 प्रयास कीजिए। संख्याओं को पढ़िए और जहां जहां रिक्त स्थान हैं उनके नाम लिखिए और प्रसारित रूप में लिखिए। संख्या है 20,000। संख्या का नाम है 20,000। प्रसारित रूप है 2 गुणा 10,000। संख्या 26,000। संख्या का नाम 26,000। प्रसारित रूप 2 गुणा 10,000 + 6 गुणा 1,000। संख्या 38,400। संख्या का नाम 38,400। प्रसारित रूप 3 गुणा 10,000 + 8 गुणा 1,000 + 4 गुणा 100। संख्या 65,740। संख्या का नाम 65,740। प्रसारित रूप 6 गुणा 10,000 + 5 गुणा 1,000 + 7 गुणा 100 + 4 गुणा 10। संख्या 89324। संख्या का नाम 89,324। प्रसारित रूप
8 गुणा 10,000 प्लस 9 गुणा 1,000 प्लस 3 गुणा 100 प्लस 2 गुणा 10 प्लस 4। आगे कुछ अन्य संख्याएं हैं। इनमें आपको संख्या का नाम और उसका प्रसारित रूप लिखना है। संख्या है 500000। दूसरी संख्या है 41000। तीसरी संख्या है 47300। चौथी संख्या है 57630। अगली संख्या है 29485। अगली संख्या है 29085। अगली संख्या है 20085। इससे अगली संख्या जो यहाँ दी गई है वो है 20005। आपको इन सभी संख्याओं के नाम और उनके प्रसारित रूप लिखने हैं। 5 अंकों वाली 5 और संख्याएं लिखिए, उन्हें समझिए और उनको प्रसारित रूप में लिखिए। 1.2.5 संख्या 1,00,000 का प्रवेश। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात 99,999 प्लस 1 बराबर 1,00,000। इस संख्या को 1,00,000 नाम दिया जाता है। 1,99,999 के ठीक आगे आने वाली संख्या है। साथ ही 10,000 गुणा 10 बराबर 1,00,000। अब हम 6 अंकों की संख्याएं और उनके प्रसारित रूप लिख सकते हैं, जैसे 2,46,853 बराबर 2 गुणा 1,00,000 प्लस 4 गुणा 10,000 प्लस 6 गुणा 1,000 प्लस 8 गुणा 100 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 1। इस संख्या में इकाई के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 5, 100 के स्थान पर 8, 1000 के स्थान पर 6, 10,000 के स्थान पर 4 और लाख के स्थान पर 2 है। इस संख्या का नाम 2,46,853 है। पृष्ठ 8। प्रयास कीजिए। संख्याओं को समझकर उन्हें रिक्त स्थानों में प्रसारित रूप में और उनके नाम लिखिए। संख्या है 3,00,000। संख्या का नाम है 3,00,000। इसका प्रसारित रूप है 3 गुणा 1,00,000। दूसरी संख्या है 3,50,000। संख्या का नाम है 3,50,000। इसका प्रसारित रूप है 3 गुणा 1,00,000 प्लस 5 गुणा 10,000। संख्या है 3,53,500। संख्या का नाम है 3,53,500। प्रसारित रूप है 3 गुणा 1,00,000 प्लस 5 गुणा 10,000 प्लस 3 गुणा 1,000 प्लस 5 गुणा 100। अगली संख्या है 4,57,928। अगली संख्या है 4,07,928। अगली संख्या है 4,00,829। अगली संख्या है 4,00,029। आपको इन सभी संख्याओं का नाम और उनका प्रसारित रूप लिखना है। 1.2.6 बड़ी संख्याएं। यदि हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ें तो हमें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, जिसे 10,00,000 कहते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ है। प्रतिरूप को पूरा कीजिए। 9 + 1 बराबर 10। 99 + 1 बराबर 100। 999 + 1 बराबर डैश। 9,999 + 1 बराबर डैश। 99,999 + 1 बराबर डैश। 9,99,999 + 1 बराबर डैश। 99,99,999 + 1 बराबर 1 करोड़। याद रखिए, 100 बराबर 10 दहाइयाँ, 1,000 बराबर 10 100 बराबर 100 दहाइयाँ, 1,00,000 बराबर 100,000 बराबर 1,100, 1 करोड़ बराबर 100 लाख बराबर 10,000 हजार। प्रयास कीजिए। प्रश्न 1,
10 माइनस 1 क्या है? 2 100 माइनस 1 क्या है? 3 10,000 माइनस 1 क्या है? 4 1,00,000 माइनस 1 क्या है? 5 1 करोड़ माइनस 1 क्या है? संकेत प्रतिरूप को पहचानिए। अनेक विभिन्न स्थितियों में हमारे सम्मुख बड़ी संख्याएं आती हैं। उदाहरणार्थ, आपकी कक्षा के बच्चों की संख्या 2 अंकों की होगी, जबकि आपके स्कूल के कुल बच्चों की संख्या 3 या 4 अंकों की होगी। पास के शहर में रहने वाले लोगों की संख्या और अधिक बड़ी होगी। क्या ये 5 या 6 या 7 अंकों की संख्या है? क्या आप अपने राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानते हैं? इस संख्या में कितने अंक होंगे? गेहूं से भरी एक बोरी में दानों या ग्रेन्स की संख्या क्या होगी? ये एक 5 अंकों की संख्या या 6 अंकों की संख्या या और बड़ी संख्या होगी। पृष्ठ 9। प्रयास कीजिए। प्रश्न 1, ऐसे 5 उदाहरण दीजिए जहां गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक होगी। प्रश्न 2, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। प्रश्न 3, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में अगली 5 संख्याएं लिखिए और उन्हें पढ़िए। 1.2.7 बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने में एक सहायता। निम्न संख्याओं को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। A 279453, B 503547 C 1527000375, D 40350894। क्या आपको कुछ कठिनाई हुई? आपको ऐसा करने में क्या कठिनाई हुई? कभी कभी बड़ी संख्याओं के पढ़ने और लिखने में कुछ सूचक या इंडिकेटर्स लगे होते हैं। शगुफ्ता भी सूचकों का प्रयोग करती है, जो उसे बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में सहायता करते हैं। उसके ये सूचक संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखने में भी सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, वो 257 में इकाई के स्थान, दहाई के स्थान और 100 के स्थान पर अंकों को ज्ञात करके उन्हें सारणी में O, T और H के नीचे इस प्रकार से लिखती है। H के नीचे उसने 2 लिखा, T के नीचे उसने 5 लिखा और O के नीचे उसने 7 लिखा। इसका प्रसारित रूप है 2 गुणा 100 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 7 गुणा 1। इसी प्रकार 2902 के लिए वो लिखती है, TH के नीचे 2, H के नीचे 9 लिखती है, T के नीचे 0 लिखती है और O के नीचे 2 लिखती है। इसका प्रसारित रूप है 2 गुणा 1000 प्लस 9 गुणा 100 प्लस 0 गुणा 10 प्लस 2 गुणा 1। वो इस अवधारणा को लाखों तक की संख्याओं के लिए लागू करती है, जैसा कि यहाँ दी हुई सारणी में समझा जा सकता है। हम इन्हें शगुफ्ता के खाने या बॉक्सेस कहेंगे। ध्यान से देखिए और रिक्त स्थानों पर छूटी हुई प्रविष्टियों को भरिए। पृष्ठ 10। सारणी इस प्रकार है। संख्या है 734543। यहाँ TLA अर्थात 10 लाख के स्थान पर डैश, लाख LA के स्थान पर 7, 10,000 अर्थात TTH के नीचे 3, TH 1000 के नीचे 4, 100 H के नीचे 5, टेंस T के नीचे 4 और वंस O के नीचे 3 लिखेंगे। संख्या का नाम है 7,34,543। इसका प्रसारित रूप लिखिए। दूसरी संख्या है 3275,829। यहाँ 10 लाख के स्थान पर आएगा 3, लाख के नीचे आएगा 2, 10,000 के स्थान पर आएगा 7, 1000 के स्थान पर 5, 100 के स्थान पर 8, 10 के स्थान पर 2 और इकाई के स्थान पर 8 आएगा। संख्या का नाम आपको लिखना है। इसका प्रसारित रूप है 3 गुणा 10 लाख प्लस 2 गुणा 1 लाख प्लस 7 गुणा 10,000
प्लस 5 गुणा 1000 प्लस 8 गुणा 100 प्लस 2 गुणा 10 प्लस 9 गुणा 1। इसी प्रकार हम करोड़ों तक की संख्याओं को सम्मिलित कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। संख्या है 2 5 7 3 4 5 4 3। यहाँ 10 करोड़ के स्थान पर आएगा डैश, करोड़ के स्थान पर आएगा 2, 10 लाख के स्थान पर आएगा 5, लाख के स्थान पर आएगा 7, 10,000 के नीचे आएगा 3, 1000 के नीचे आएगा 4, 100 के नीचे आएगा 5, टेंस के नीचे आएगा 4 और वंस के नीचे आएगा 3। संख्या का नाम आपको बताना है। दूसरी संख्या है 6 5 3 2 7 5 8 2 9। यहाँ 10 करोड़ के स्थान पर आएगा 6, करोड़ के स्थान पर आएगा 5, 10 लाख के स्थान पर आएगा 3, लाख के नीचे आएगा 2, 10,000 के नीचे आएगा 7, 1000 के नीचे आएगा 5, हंड्रेड्स के नीचे आएगा 8, टेंस के नीचे आएगा 2 और वंस के नीचे आएगा 9। संख्या का नाम है 65 करोड़ 32 लाख 75,829। आप संख्याओं के प्रसारित रूप में लिखने के लिए अन्य तालिकाओं का प्रारूप भी बना सकते हैं। अल्प विरामों का प्रयोग। अल्पविराम अर्थात कॉमा। आपने ध्यान दिया होगा कि उपरोक्त तालिका में बड़ी संख्याओं के लिखने में हमने अल्पविरामों का प्रयोग किया है। बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में अल्पविराम हमारी बड़ी सहायता करते हैं। संख्यांकन की भारतीय पद्धति अर्थात इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का प्रयोग करते हैं तथा आगे लाखों और करोड़ों का प्रयोग करते हैं। हजारों, लाखों और करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। पहला अल्प विराम 100 के स्थान दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद आता है और हजारों को प्रदर्शित करता है। दूसरा अल्प विराम अगले 2 अंकों दाएं से 5वें अंक के बाद आता है। ये 10,000 के स्थान के बाद आता है और लाखों को प्रदर्शित करता है। तीसरा अल्प विराम अन्य 2 अंकों दाएं से 7वें अंक के बाद आता है। ये 10 लाख के स्थान के बाद आता है और करोड़ों को प्रदर्शित करता है। उदाहरणार्थ 5,08,01,592। दूसरी संख्या है 3,32,40,781। तीसरी संख्या है 7,27,05,062। संख्याओं के नाम लिखते समय हम अल्प विरामों का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ दी हुई संख्याओं को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। इसी रूप में 5 और संख्याओं को लिखिए और फिर उन्हें पढ़िए। पृष्ठ 11। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इस पृष्ठ पर इस विषय में अलग से जानकारी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, 100, हजार और आगे मिलियन का प्रयोग किया जाता है। हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्पविरामों का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। पहला अल्पविराम हजारों को प्रदर्शित करता है और दूसरा अल्पविराम मिलियन को प्रदर्शित करता है। उदाहरणार्थ संख्या 50,801,592 को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 50,801,592 पढ़ा जाता है। भारतीय पद्धति में ये 5,08,01,592 है। कितने लाख से 1 मिलियन बनता है? कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है? 3 बड़ी संख्याओं को लीजिए, इन्हें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संख्यांकन पद्धतियों में व्यक्त कीजिए। इसमें आपकी रुचि हो सकती है। 100 मिलियनों से बड़ी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बिलियन का प्रयोग किया जाता है। 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या में इस प्रकार वृद्धि हुई है? 1921 से 1931 के अंतराल में 27 मिलियन, 1931 से 1941 के अंतराल में 37 मिलियन, 1941 से 1951 के अंतराल में 44 मिलियन, 1951 से 1961 के अंतराल में 78 मिलियन।
1991 से 2001 के अंतराल में कितनी वृद्धि हुई, इस जानकारी को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप जानते हैं कि इस समय भारत की जनसंख्या कितनी है? पता करने का प्रयत्न कीजिए। प्रयास कीजिए। प्रश्न 1, इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर प्रसारित रूप में लिखिए। एक संख्या है 475320, 2 984721 3 97645310, 4 30458094। ए, इनमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है? बी, इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? सी, इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न 2, निम्न संख्याओं को देखिए। 1 5 2 7 8 6 4, 2 9 5 4 3 2, 3 1 8 9 5 0 0 4 9, 4 7 0 0 0 2 5 0 9। ए, इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए लिखिए। 3, ऐसी ही 3 और बड़ी संख्याएं लेकर इस प्रक्रिया को दोहराइए। पृष्ठ 12। क्या आप संख्यांक लिखने में मेरी सहायता कर सकते हैं? एक संख्या के संख्यांक लिखने के लिए आप पुनः बक्सों का प्रयोग कर सकते हैं। ए, 42,70,008, बी, 2,90,55,800, सी, 7,60,055। प्रयास कीजिए। 1, आपके पास 4, 5, 6, 0, 7 और 8 के अंक हैं। इनका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाइए। ए, पढ़ने में सरलता के लिए अल्पविराम लगाइए। बी, इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। 2, अंकों 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग कर 8 अंकों की कोई 3 संख्याएं बनाइए। पढ़ने में सरलता के लिए अल्पविरामों का प्रयोग कीजिए। 3, अंकों 3, 0 और 4 का प्रयोग कर 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाइए। अल्पविरामों का भी प्रयोग कीजिए। प्रश्नावली 1.1। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरिए। ए, 1,00,000 बराबर डैश हजार। उत्तर 10,000। बी, 1,000,000 बराबर डैश 100,000। उत्तर 10,100,000। सी, 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख। उत्तर 10 लाख। डी, 1 करोड़ बराबर डैश मिलियन। उत्तर 10 मिलियन। ई, 1 मिलियन बराबर डैश लाख। उत्तर 10 लाख। अर्थात 1,00,000 बराबर 10,000, 1 मिलियन बराबर 10,100,000, 1 करोड़ बराबर 10 लाख, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। प्रश्न 2, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। ए, 73,75,307। इसे लिखा जाएगा 73, 75, 307। बी, 9,05,41,। इसे लिखेंगे 9,05,00,00,041। सी, 7,52,21,302। इसे लिखा जाएगा 7,52,21,302। डी, 58,423,202। इसे लिखेंगे 58,423,202। ई, 23,30,010। इसे लिखेंगे 23,30,010। प्रश्न 3, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ए, 87595762।
यहाँ विराम इस तरह से लगेगा 8,75,95,762। संख्या का नाम है 8,75,95,762। बी संख्या है 8546283। इसे लिखा जाएगा 85,46,283। इसका नाम है 85,46,283। सी संख्या है 99900046। इसे लिखेंगे 9,99,00,000,046। इसका नाम है 9,99,46,000,046। डी संख्या है 9,84,32,701। इसका नाम है 9,84,32,701। प्रश्न 4, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ए संख्या है 78921092। इसे लिखा जाएगा 78,921,092। इसका नाम है 78,921,092। बी संख्या है 7452283। इसे लिखा जाएगा 7,452,283। इसे कहेंगे 7,452,283। सी संख्या है 99985102। इसे लिखा जाएगा 99,985,102। इसका नाम है 99,985,102। डी संख्या है 48049831। इसे लिखेंगे 48,049,831। इसे कहेंगे 48,49,831। पृष्ठ 13 1.3 व्यावहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं। पिछली संख्याओं में हम पढ़ चुके हैं कि लंबाई के एक मात्रक या इकाई यूनिट के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल की लंबाई अपनी पुस्तक या अभ्यास पुस्तिका की चौड़ाई इत्यादि मापने के लिए हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। हमारे रूलर पर सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं, परंतु एक पेंसिल की मोटाई मापने के लिए हम पाते हैं कि सेंटीमीटर एक बड़ा मात्रक है। अतः पेंसिल की मोटाई दर्शाने के लिए हम एक छोटे मात्रक मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई या स्कूल के भवन की लंबाई नापने के लिए हम पाते हैं कि सेंटीमीटर एक बहुत छोटा मात्रक है। अतः इस कार्य के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। यदि हमें दो शहरों जैसे दिल्ली मुंबई या दिल्ली कोलकाता के बीच की दूरियां बतानी हो तो मीटर भी एक बहुत छोटा मात्रक होता है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कितने मिलीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है? चूंकि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, इसलिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1000 गुणा 1000 मिलीमीटर बराबर 10 लाख मिलीमीटर। प्रयास कीजिए। प्रश्न 1, कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है? प्रश्न 2, भारत के 5 बड़े शहरों के नाम लिखिए, उनकी जनसंख्या पता कीजिए। इन शहरों में से प्रत्येक युग्म शहरों के बीच की दूरी भी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। हम बाजार में गेहूं या चावल खरीदने जाते हैं। हम इन्हें किलोग्राम में खरीदते हैं, परंतु अदरक या मिर्च जैसी वस्तुओं की हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। हम इन्हें ग्राम में खरीदते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। बीमार पड़ने पर जो दवाई की गोली ली जाती है, क्या उसके भार पर कभी आपने ध्यान दिया है? ये बहुत कम होता है। ये भार मिलीग्राम में होता है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। प्रयास कीजिए।
प्रश्न 1, कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है? प्रश्न 2, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है? पृष्ठ 14, पानी वाली एक साधारण बाल्टी की धारिता या कैपेसिटी प्रायः कितनी होती है? ये प्रायः 20 लीटर होती है। धारिता को लीटर में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी हमें एक छोटे मात्रक की भी आवश्यकता पड़ती है। ये मात्रक मिलीलीटर है। बालों के तेल, सफाई करने वाले द्रव या एक सॉफ्ट ड्रिंक, पेय की बोतलों पर जो मात्रा लिखी होती है वो उनके अंदर भरे द्रव की मात्रा को मिलीलीटर में दर्शाती है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ध्यान दीजिए कि इन सभी मात्रकों में हम कुछ सर्वनिष्ठ शब्दों जैसे किलो, मिली और सेंटी को पाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि किलो का अर्थ है 1000 और ये इनमें सबसे बड़ा है, और मिली का अर्थ है 1000वां भाग और ये सबसे छोटा है। किलो 1000 गुना दर्शाता है, जबकि मिली 1000वां भाग दर्शाता है, अर्थात 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। इस प्रकार सेंटी 100वां भाग दर्शाता है, अर्थात 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। प्रयास कीजिए। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को यहाँ दर्शाया गया है। यात्रा का पूरा चित्र है। ए से बी है 4170 किलोमीटर, बी से सी है 3410 किलोमीटर, सी से डी के बीच की दूरी है 2160 किलोमीटर, डी से ई के बीच की दूरी है 8140 किलोमीटर, ई एफ है 4830 किलोमीटर, एफ जी है 2550 किलोमीटर और जी ए है 1290 किलोमीटर। इस तरह से पूरी यात्रा यहाँ समाप्त होती है। 1. ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 2. डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 3. बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 4. क्या आप सी से डी तक और डी से ई तक की दूरियों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं? 5. बस द्वारा निम्न यात्रा में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ए से बी तक, बी सी से डी तक, सी ई से जी तक, डी कुल यात्रा। रमन की दुकान। रमन की दुकान में कुछ वस्तुओं की दर इस प्रकार है। सेब 40 रुपये प्रति किलोग्राम, संतरा 30 रुपये प्रति किलोग्राम, कंघा 3 रुपये प्रति नग, दांतों का ब्रश 10 रुपये प्रति नग, पेंसिल 1 रुपये प्रति नग, अभ्यास पुस्तिका 6 रुपये प्रति नग, साबुन की टिकिया 8 रुपये प्रति नग। पिछले वर्ष की बिक्री है। सेब 2457 किलोग्राम, संतरा 3004 किलोग्राम, कंघा 22760, दांतों का ब्रश 25367, पेंसिल 38530, अभ्यास पुस्तिका 40002, साबुन की टिकिया 20005। पृष्ठ 15। ए. क्या आप रमन द्वारा पिछले वर्ष बेचे गए सेब और संतरों का कुल भार ज्ञात कर सकते हैं? सेबों का भार बराबर डैश किलोग्राम, संतरों का भार बराबर डैश किलोग्राम, अतः कुल भार बराबर डैश किलोग्राम प्लस डैश किलोग्राम बराबर डैश किलोग्राम। उत्तर: संतरों और सेबों का कुल भार बराबर डैश किलोग्राम। बी. क्या आप रमन द्वारा सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कर सकते हैं? सी. क्या आप रमन द्वारा सेबों और संतरों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कर सकते हैं? डी. रमन द्वारा प्रत्येक वस्तु के बेचने से प्राप्त धनराशियों को दर्शाने वाली एक सारणी बनाइए। धनराशियों की इन प्रविष्टियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वो कौन सी वस्तु है जिससे रमन को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई? ये धनराशि क्या है? जोड़, घटा, गुणा और भाग पर हम अनेक प्रश्न कर चुके हैं।
यहाँ हम ऐसे कुछ और प्रश्न करेंगे। प्रारंभ करने से पहले निम्न उदाहरणों को देखिए तथा प्रश्नों के विश्लेषण का अनुसरण कीजिए और देखिए कि उन्हें किस प्रकार हल किया गया है। उदाहरण 1, वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? हल। 2001 में इस शहर की जनसंख्या बराबर 1991 में जनसंख्या प्लस जनसंख्या में वृद्धि बराबर 2,35,471 प्लस 72,958। अब 2,35,471 प्लस 72,958 बराबर 30,84,029। सलमा ने इन संख्याओं को इस प्रकार जोड़ा। 2,35,471 बराबर 2 लाख प्लस 35,000 प्लस 72,958 बराबर 72,000 प्लस 958 और फिर 2 लाख प्लस 1,07,000 प्लस 1,429 बराबर 3,08,429 तथा मैरी ने इस जोड़ को इस प्रकार किया। 2 लाख प्लस 35,000 प्लस 400 प्लस 71 प्लस 72,000 प्लस 900 प्लस 58 बराबर 3,08,429। उत्तर 2001 में शहर की जनसंख्या 3,08,429 थी। तीनों विधियां सही हैं। पृष्ठ 16। उदाहरण 2, किसी राज्य में वर्ष 2002-2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गईं। वर्ष 2003-04 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,01,000 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गईं और कितनी अधिक बेची गईं? हल। स्पष्ट है कि संख्या 8,01,000 संख्या 7,43,000 से अधिक है, अतः उस राज्य में वर्ष 2003-04 में वर्ष 2002-03 से अधिक साइकिलें बेची गईं। अब 8,01,000 माइनस 7,43,000 बराबर 57,100। इस उत्तर की जांच हम इस तरह कर सकते हैं। 7,43,000 प्लस 57,100 बराबर 8,01,000। उत्तर सही है। क्या आप इसे करने के और भी तरीके सोच सकते हैं? उत्तर, वर्ष 2003-04 में 57,100 साइकिलें अधिक बेची गईं। उदाहरण 3, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? हल। प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ हैं, अतः 11,980 प्रतियों में 12 गुणा 11,980 पृष्ठ होंगे। ये संख्या क्या होगी? 1,00,000 से अधिक या कम? अब 11,980 गुणा 12 बराबर 23,960 प्लस 1,19,800 बराबर 1,43,760। उत्तर, प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए 1,43,760 पृष्ठ छपते हैं। पृष्ठ 17। उदाहरण 4, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध हैं। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं? हल। प्रत्येक शीट से 8 पृष्ठ बनते हैं, अतः 75,000 शीटों से 8 गुणा 75,000 पृष्ठ बनेंगे। 75,000 गुणा 8 बराबर 6 लाख। इस प्रकार अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 6 लाख पृष्ठ उपलब्ध हैं। अब 200 पृष्ठों से एक अभ्यास पुस्तिका बनती है, अतः 6 लाख पृष्ठों से 6 लाख भाग 200 अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी। 6 लाख भाग 200 बराबर 3,000। उत्तर 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएं। प्रश्नावली 1.2। प्रश्न 1, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई।
पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तर है 7707 टिकट। प्रश्न 2, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वो टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? उत्तर 3020 रन। प्रश्न 3, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? उत्तर 2,28,800 मत। प्रश्न 4, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? उत्तर 6,86,659 रुपए। दूसरे सप्ताह में 1,14,877 रुपए। प्रश्न 5, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। उत्तर 52,965। प्रश्न 6, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? उत्तर 87,575 पेंच। पृष्ठ 18। प्रश्न 7, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? उत्तर 30,592 रुपए। प्रश्न 8, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। इसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? संकेत, दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं। उत्तर 65,124। प्रश्न 9, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? उत्तर 18 कमीज कपड़ा बचेगा। 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। प्रश्न 10, दवाइयों को बक्से में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? उत्तर 177 बक्स। प्रश्न 11, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन ये दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तर 22 किलोमीटर 500 मीटर। प्रश्न 12, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों से इसे भरा जा सकता है? उत्तर 180 ग्लास। यहाँ प्रश्नावली समाप्त होती है। 1.3.1 आकलन। समाचार। 1. भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक हॉकी मैच को, जिसे स्टेडियम में 51,000 दर्शकों ने देखा और विश्व भर में 40 मिलियन लोगों ने टेलीविजन पर देखा, हार जीत का फैसला न हो सका। 2. भारत और बांग्लादेश के तटवर्तीय क्षेत्रों में आए एक चक्रवाती तूफान में लगभग 2,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 50,000 से अधिक घायल हुए। 3. रेलवे द्वारा प्रतिदिन 63,000 किलोमीटर से अधिक रेल पथ पर 13 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन समाचारों में जितने व्यक्ति कहे गए हैं वहां ठीक उतने ही व्यक्ति थे? उदाहरणार्थ, 1 में क्या स्टेडियम में ठीक 51,000 दर्शक थे अथवा
क्या टेलीविजन पर ठीक 40 मिलियन लोगों ने मैच देखा? स्पष्टतः नहीं। शब्द लगभग स्वयं ये दर्शाता है कि व्यक्तियों की संख्याएं इन संख्याओं के निकटतम थीं। स्पष्ट रूप से 51,000 संख्याओं 50,800 या 51,300 में से कोई भी संख्या हो सकती है, परंतु 70,000 नहीं होगी। इसी प्रकार 40 मिलियन का अर्थ 39 मिलियन से बहुत अधिक और 41 मिलियन से कुछ कम हो सकता है, परंतु निश्चय ही इसका अर्थ 50 मिलियन नहीं है। इसी प्रकार भारतीय रेल द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की वास्तविक संख्या दी हुई संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, परंतु इससे कुछ अधिक या कम हो सकती है। इन उदाहरणों में दी गई संख्याओं को ठीक ठीक गिनकर या यथार्थ रूप से नहीं लिखा गया है, बल्कि ये उस संख्या के बारे में अनुमान देने वाले आकलन हैं जिन्हें एस्टिमेट कहते हैं। चर्चा कीजिए कि इनमें क्या सुझाव मिलते हैं। पृष्ठ 19। हम सन्निकट या एप्रोक्सीमेट मान कहाँ निकालते हैं? अपने घर पर होने वाले एक बड़े उत्सव की कल्पना कीजिए। पहला काम जो आप करेंगे वो ये होगा कि आप ये पता करेंगे कि आपके घर पर लगभग कितने मेहमान आ सकते हैं। क्या आप मेहमानों की ठीक संख्या का विचार लेकर प्रारंभ कर सकते हैं? व्यावहारिक रूप से ये असंभव है। हमारे देश के वित्त मंत्री प्रतिवर्ष बजट पेश करते हैं। मंत्री महोदय शिक्षा मद के अंतर्गत कुछ राशि का प्रावधान रखते हैं। क्या ये राशि यथार्थ रूप से सही होगी? ये उस वर्ष देश में शिक्षा पर व्यय होने वाली आवश्यक धनराशि का केवल एक विवेक संगत अच्छा अनुमान या आकलन हो सकता है। उन स्थितियों के बारे में सोचिए जहां आपको ठीक ठीक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है तथा इनकी उन स्थितियों से तुलना कीजिए जहां आप केवल एक सन्निकट आकलित या एस्टिमेटेड संख्या से ही काम चला लेते हैं। ऐसी स्थितियों के 3 उदाहरण दीजिए। 1.3.2 सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई तक आकलन। यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसे ध्यान से समझिए। ये इस प्रकार है। ये एक नंबर लाइन की तरह है। इसमें कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, कुछ लाल रंग में, कुछ सफेद रंग में। संख्याएं इस प्रकार हैं। पहली संख्या है 259, उसके बाद 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 और 271। इन संख्याओं में सम संख्याएं सफेद और विषम संख्याएं लाल हैं। इनमें से कुछ संख्याओं पर लाल रंग के झंडे लगे हैं। ये संख्याएं जिन पर झंडे लगे हैं वो इस प्रकार हैं। पहला झंडा 261 पर है, दूसरा 263 पर, तीसरा 267 पर और चौथा झंडा 269 अंक के ऊपर रखा गया है। ए, ज्ञात कीजिए कि कौन से झंडे 270 की तुलना में 260 के अधिक समीप हैं। बी, ज्ञात कीजिए कि कौन से झंडे 260 की तुलना में 270 के अधिक समीप हैं। पटरी की संख्याओं 10, 17 और 20 के स्थानों को देखिए। क्या संख्या 17 संख्या 10 के अधिक निकट है या 20 के? 17 और 20 के बीच का रिक्त स्थान 17 और 10 के बीच के रिक्त स्थान की तुलना में कम है, इसलिए हम 17 को निकटतम दहाई तक 20 के रूप में सन्निकटित करते हैं। यहाँ पुनः एक नंबर लाइन है। इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। ये संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इन संख्याओं में केवल 17 अंक के ऊपर एक झंडा लगा है। संख्या 10 तथा संख्या 20 को गहरे रंग से रंगा गया है। अब 12 को लीजिए। ये भी 10 और 20 के बीच स्थित है, परंतु 12 संख्या 20 की तुलना में 10 से अधिक निकट है, इसलिए हम 12 को निकटतम दहाई तक 10 के रूप में सन्निकटित करते हैं। आप 76 को निकटतम दहाई तक किस प्रकार सन्निकटित करेंगे? क्या ये 80 नहीं है? हम देखते हैं कि संख्याएं 1, 2, 3 और 4
संख्या 10 की तुलना में संख्या 0 के अधिक निकट है, इसलिए हम इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित करते हैं। संख्याएं 6, 7, 8 और 9 संख्या 10 के अधिक निकट है, इसलिए हम इन्हें 10 के रूप में सन्निकटित करते हैं। संख्या 5 संख्याओं 0 और 10 से बराबर की दूरी पर है। ये सामान्य परिपाटी है कि इसे 10 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। पृष्ठ 20। प्रयास कीजिए, इन संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकटित कीजिए। संख्याएं इस प्रकार हैं: 28, 32, 52, 41, 39, 48, 64, 59, 99, 215, 1453, 2936। 1.3.3 सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़े तक आकलन। संख्या 410 संख्या 400 के अधिक निकट है या 500 के अधिक निकट है। 410 संख्या 400 के अधिक निकट है, इसलिए इसे निकटतम 100 तक 400 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। संख्या 889 संख्याओं 800 और 900 के बीच में है। ये 900 के अधिक निकट है, इसलिए इसे निकटतम 100 तक 900 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। संख्याएं 1 से 49 संख्या 100 की तुलना में संख्या 0 के अधिक निकट है, इसलिए इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। 51 से 99 तक की संख्याएं 0 की तुलना में 100 से अधिक निकट हैं, इसलिए इन्हें 100 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। संख्या 50 संख्याओं 0 और 100 से बराबर दूरी पर है। सामान्य परिपाटी के अनुसार इसे 100 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। जांच कीजिए कि निम्न सन्निकटन सैकड़े तक सही है या नहीं। 841 सन्निकटन 800, 9537 9500, 49730 इसका सन्निकटन है 49700। 2546 का सन्निकटन है 2500, 286 का 300, 5750 का 5800, 168 का 200, 149 का 100 और 9870 का सन्निकटन 9800 है। उन्हें सही कीजिए जो गलत हैं। 1.3.4 सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 तक आकलन। हम जानते हैं कि 1 से 499 तक की संख्याएं 1000 की तुलना में 0 के अधिक निकट हैं, इसलिए इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित करते हैं। 501 से 999 तक की संख्याएं 0 की तुलना में 1000 के अधिक निकट हैं, इसलिए इन्हें 1000 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। संख्या 500 को भी 1000 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। निम्न सन्निकटनों की जांच कीजिए और उन्हें सही कीजिए जो गलत हैं। संख्याएं हैं 2573 सन्निकटन 3000, 53552 53000, 6404 6000, 65437 का सन्निकटन है 65000, 7805 का सन्निकटन है 7000, 3499 का सन्निकटन दिया गया है 4000। आपको पता करना है कि ये सही हैं या नहीं और जो गलत हैं उन्हें सही करना है। पृष्ठ 21। प्रयास कीजिए, दी हुई संख्या को निकटतम दहाई 100, 1000 और 10,000 तक सन्निकटित कीजिए। दी हुई संख्या है 75,847। निम्न के निकटतम दहाई सन्निकटित रूप डैश। दी हुई संख्या 75,847। निम्न के निकटतम 100 सन्निकटित रूप। संख्या 75,847। निम्न के निकटतम 1000 सन्निकटित रूप डैश। संख्या 75,847। निम्न के निकटतम 10,000 सन्निकटित रूप डैश। 1.3.5 संख्या संक्रियाओं के परिणामों का आकलन। हम संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं? हम संख्याओं को एल्गोरिथम अर्थात दी गई विधि का चरणबद्ध रूप से प्रयोग करते हुए
जोड़ते हैं। हम संख्याओं को ये ध्यान रखते हुए लिखते हैं कि एक ही स्थान, इकाई, दहाई, 100 इत्यादि के अंक एक ही स्तंभ या कॉलम में रहें। उदाहरण के लिए 3946 प्लस 6579 प्लस 2050 को हम इस प्रकार लिखते हैं। 1000 के नीचे 3, हंड्रेड्स के नीचे 9, टेंस के नीचे 4, वंस के नीचे 6, प्लस 1000 के नीचे 6, हंड्रेड्स के नीचे 5, टेंस के नीचे 7, वंस के नीचे 9, प्लस 1000 के नीचे 2, हंड्रेड्स के नीचे 0, टेंस के नीचे 5, वंस के नीचे 0। इस प्रकार हम सबसे पहले संख्याओं को स्थान के रूप में लिखते हैं, फिर हम इकाई वाले स्तंभ की संख्याओं को जोड़ते हैं। यदि आवश्यक हो तो हम एक उचित संख्या को हासिल के रूप में दहाई के स्थान पर ले जाते हैं, जैसे कि इस स्थिति में है। फिर हम इसी प्रकार दहाई के स्तंभ की संख्याओं को जोड़ते हैं और ऐसा आगे चलता रहता है। आप शेष प्रश्न को स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में स्पष्टतः समय लगता है। अनेक स्थितियों में हमें उत्तरों को अधिक तीव्रता से ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, जब आप किसी मेले या बाजार में कुछ धनराशि लेकर जाते हैं तो आकर्षक वस्तुओं की किस्मों और मात्राओं को देखकर वहां आप सोचते हैं कि सभी को खरीद लिया जाए। आपको तुरंत ये निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि आप किन किन वस्तुओं को खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यक धनराशि का आकलन करने की आवश्यकता पड़ती है, जो उन वस्तुओं के मूल्यों का योग होती है जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। किसी विशेष दिन एक व्यापारी को 2 स्थानों से धनराशि प्राप्त होनी है। एक स्थान से प्राप्त होने वाली धनराशि 13,569 रुपये है और अन्य स्थान से प्राप्त होने वाली धनराशि 26,785 रुपये है। उसे शाम तक किसी अन्य व्यक्ति को 37,000 रुपये देने हैं। वो संख्याओं को उनके निकटतम हजारों तक सन्निकटित करता है और तुरंत कच्चा या रफ उत्तर निकाल लेता है। वो खुश हो जाता है कि उसके पास पर्याप्त धनराशि है। क्या आप सोचते हैं कि उसके पास पर्याप्त धनराशि होगी? क्या आप बिना यथार्थ योग किए ये बता सकते हैं? पृष्ठ 22। शीला और मोहन को अपना मासिक बजट बनाना है। उन्हें परिवहन, स्कूल की आवश्यकताओं, किराने का सामान, दूध और कपड़ों पर होने वाले अपने मासिक व्यय के बारे में भी जानकारी है तथा अन्य नियमित व्ययों की भी जानकारी है। इस महीने में उन्हें घूमने भी जाना है और उपहार भी खरीदने हैं। वे इन सभी पर होने वाले व्ययों का आकलन करते हैं और उन्हें जोड़कर देखते हैं कि जो राशि उनके पास है वो पर्याप्त है या नहीं। क्या वे हजारों तक सन्निकटित करेंगे जैसा कि व्यापारी ने किया था? ऐसी 5 स्थितियों के बारे में सोचिए और चर्चा कीजिए जहां हमें योग या अंतरों का आकलन करना पड़ता है। क्या हम इन सभी में एक ही स्थान तक सन्निकटित मान ज्ञात करते हैं? जब आप संख्याओं के परिणामों का आकलन करते हैं तो इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। ये विधि इस पर निर्भर करती है कि परिशुद्धता की वांछित मात्रा कितनी है, आकलन कितनी जल्दी चाहिए तथा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुमानित उत्तर कितना अर्थपूर्ण होगा। 1.3.6 योग अथवा अंतर का आकलन। जैसा कि हमने ऊपर देखा, हम एक संख्या को किसी भी संख्या तक सन्निकटित कर सकते हैं। व्यापारी ने धनराशि को निकटतम हजारों तक सन्निकटित किया और संतुष्ट हो गया कि उसके पास पर्याप्त धनराशि है। इसलिए जब आपको किसी योग अथवा अंतर का आकलन करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों सन्निकटित कर रहे हैं और इसलिए किस स्थान तक आपको सन्निकटित करना है। निम्न उदाहरणों को देखिए। उदाहरण 5, 5,290 प्लस 17,986 का आकलन कीजिए। हल। हम देखते हैं कि 17,986 बड़ी है 5,290 से। हम निकटतम हजारों तक सन्निकटित करते हैं। 17,986 सन्निकटित होता है 18,000 के, प्लस 5,290 सन्निकटित होता है 5,000 के। इन दोनों का आकलित योग है 23,000। क्या ये विधि काम करती है? आप यथार्थ उत्तर ज्ञात करके जांच कर सकते हैं कि ये आकलन विवेकपूर्ण है या नहीं। उदाहरण 6, 5,673 माइनस 436 का आकलन कीजिए। हल। प्रारंभ में हम हजारों तक सन्निकटित करते हैं। क्यों? 5,673 सन्निकटित होता है 6,000 के, माइनस 436 सन्निकटित होता है
0। आकलित अंतर 6000। ये विवेकपूर्ण आकलन नहीं है। ये विवेकपूर्ण क्यों नहीं है? निकटतम आकलन प्राप्त करने के लिए आइए प्रत्येक संख्या को निकटतम 100 तक सन्निकटित करने का प्रयत्न करें। 5673 सन्निकटित होता है 5700 के, 436 सन्निकटित होता है 400 के। इनका आकलित अंतर होगा 5300। ये एक अच्छा और अधिक अर्थपूर्ण आकलन है। पृष्ठ 23। 1.3.7 आकलन करना। गुणनफल। हम गुणनफल का किस प्रकार आकलन करते हैं? 19 गुणा 78 के लिए आकलन क्या है? स्पष्ट है कि ये गुणनफल 2000 से कम है। क्यों? यदि हम 19 का निकटतम दहाई तक मान निकालें तो हमें 20 प्राप्त होता है और फिर 78 का निकटतम दहाई तक मान निकालें तो 80 प्राप्त होता है। अब 20 गुणा 80 बराबर 1600 है। 63 गुणा 182 को देखिए। यदि हम दोनों संख्याओं का निकटतम 100 तक का मान निकालें तो हमें 100 गुणा 200 बराबर 20,000 प्राप्त होता है। ये वास्तविक गुणनफल से बहुत अधिक है। इसलिए अब हम क्या करें? एक अधिक विवेकपूर्ण आकलन ज्ञात करने के लिए हम 63 और 182 दोनों को निकटतम दहाई तक सन्निकटित करते हैं। ये क्रमशः 60 और 180 है। इसे हम 60 गुणा 180 अर्थात 10,800 प्राप्त करते हैं। ये एक अच्छा आकलन है, परंतु ये इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होता। यदि हम 63 को निकटतम दहाई तक 60 कर लें और 182 को निकटतम 100 तक 200 लें तो हमें 60 गुणा 200 बराबर 12,000 प्राप्त होता है। ये गुणनफल का एक अच्छा आकलन है और जल्दी भी प्राप्त हो जाता है। सन्निकटन का व्यापक नियम ये है कि प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटित कीजिए और सन्निकटित संख्याओं को गुणा कर दीजिए। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण में हमने 63 को दहाई तक और 182 को 100 तक सन्निकटित किया है। अब उपरोक्त नियम का प्रयोग करके 81 गुणा 479 का आकलन कीजिए। 479 सन्निकटित होता है 500 के। ये 100 तक सन्निकटित है। 81 सन्निकटित होता है 80 के। ये दहाई तक सन्निकटित है। अतः आकलित गुणनफल बराबर 500 गुणा 80 बराबर 40,000 है। प्रयास कीजिए। निम्न गुणनफलों का आकलन कीजिए। ए 87 गुणा 313, बी 9 गुणा 795, सी 898 गुणा 785, डी 958 गुणा 387। ऐसे ही 5 और प्रश्न बनाइए और उन्हें हल कीजिए। आपके लिए आकलनों का एक महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 37 गुणा 1889 ज्ञात किया है, परंतु आप निश्चित नहीं हैं कि उत्तर सही है या नहीं। इस गुणनफल का एक तुरंत प्राप्त होने वाला विवेकपूर्ण आकलन 40 गुणा 2000 बराबर 80,000 है। यदि आपका उत्तर 80,000 के निकट है तो संभवतः आपका उत्तर सही है। दूसरी ओर यदि ये 8,000 या 8 लाख के निकट है तो आपके गुणा करने में अवश्य ही कुछ गलती हुई है। पृष्ठ 24। प्रश्नावली 1.3। प्रश्न 1। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्न में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। ए 730 प्लस 998। उत्तर 1700। बी 796 माइनस 314। उत्तर 500। सी 12,904 प्लस 2,888। उत्तर 16,000। डी 28,292 माइनस 21,496। उत्तर 7,000। जोड़ने, घटाने और उनके परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण बनाइए। प्रश्न 2। एक मोटे तौर पर अर्थात रफ आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन कीजिए। ए 439 प्लस 334 प्लस 4,317। उत्तर 5,000 और 5,090। बी 1,08,734 माइनस 47,599। उत्तर 61,100 और 61,130। सी
8,325 माइनस 491, उत्तर 7,800 और 7,840। डी 4,89,348 माइनस 48,365, उत्तर 4,40,900 और 4,40,980। ऐसे 4 और उदाहरण बनाइए। प्रश्न 3, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्न गुणनफलों का आकलन कीजिए। ए 578 गुणा 161, उत्तर 1,20,000। बी 5,281 गुणा 3,491, उत्तर 1,75,00,000। सी 1,291 गुणा 592, उत्तर 7,80,000। डी 9,250 गुणा 29, उत्तर 3,00,000। ऐसे 4 और उदाहरण बनाइए। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। 1.4 कोष्ठकों का प्रयोग। सुमन ने बाजार से 6 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी जिनका मूल्य 10 रुपये प्रति पुस्तिका था। उसकी बहन सीमा ने इसी प्रकार की 7 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी। उनके द्वारा दी गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। सीमा ने धनराशि इस प्रकार परिकलित की। 6 गुणा 10 प्लस 7 गुणा 10 बराबर 60 प्लस 70, उत्तर 130 रुपये। मीरा ने धनराशि इस प्रकार परिकलित की। 6 प्लस 7 बराबर 13 और 13 गुणा 10 बराबर 130 रुपये। आप देख सकते हैं कि सीमा और मीरा के उत्तर प्राप्त करने की विधियों में कुछ अंतर है, परंतु दोनों के उत्तर समान हैं और प्राप्त परिणाम सही हैं। क्यों? सीमा ने कहा कि मीरा ने 7 प्लस 6 गुणा 10 करके उत्तर प्राप्त किया है। अप्पू बताता है कि 7 प्लस 6 गुणा 10 बराबर 7 प्लस 60 बराबर 67 है, लेकिन मीरा ने जो उत्तर प्राप्त किया है वो ये नहीं है। बस तीनों विद्यार्थी उलझन में पड़ जाते हैं। ऐसी स्थितियों में उलझन दूर करने के लिए हम कोष्ठकों का प्रयोग कर सकते हैं। हम कोष्ठकों का प्रयोग करके 6 और 7 को मिलाकर एक समूह बना सकते हैं जो दर्शाएगा कि इस समूह को एक अकेली संख्या समझा जाए, जिससे उत्तर इस प्रकार प्राप्त होता है। कोष्ठक में 6 प्लस 7 कोष्ठक बंद गुणा 10 बराबर 13 गुणा 10। ये वही है जो मीरा ने किया है। उसने पहले 6 और 7 को जोड़ा और फिर प्राप्त योग को 10 से गुणा कर दिया। कोष्ठकों का प्रयोग ये स्पष्ट रूप में हमें बताता है कि पहले कोष्ठकों के अंदर दी हुई संख्याओं को एक अकेली संख्या के रूप में बदलिए और फिर बाहर दी हुई संक्रिया कीजिए, जो यहाँ 10 से गुणा करना है। पृष्ठ 25। प्रयास कीजिए। प्रश्न 1, कोष्ठकों का प्रयोग करते हुए निम्न में से प्रत्येक के लिए व्यंजक लिखिए। ए 9 और 2 के योग की 4 से गुणा। बी 18 और 6 के अंतर को 4 से भाग। सी 45 को 3 और 2 के योग के तिगुने से भाग देना। प्रश्न 2, कोष्ठक में 5 प्लस 8 कोष्ठक बंद गुणा 6 के लिए 3 विभिन्न स्थितियां लिखिए। ऐसी एक स्थिति है, सोहनी और रीता ने 6 दिन कार्य किया। सोहनी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है और रीता 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है। दोनों ने एक सप्ताह में कुल कितने घंटे कार्य किया? प्रश्न 3, निम्न के लिए 5 स्थितियां लिखिए जहां कोष्ठकों का प्रयोग आवश्यक हो। ए 7 कोष्ठक में 8 माइनस 3। बी 1 कोष्ठक में 7 प्लस 2 कोष्ठक बंद, दूसरे कोष्ठक में 10 माइनस 3 कोष्ठक बंद। 1.4.1 कोष्ठकों का प्रसार, खोलना, हटाना। अब देखिए कि किस प्रकार कोष्ठकों के प्रयोग और उनके प्रसार अर्थात खोलने या हटाने से हमें अपने कार्य को क्रमबद्ध रूप से करने में सहायता मिलती है। क्या आप सोचते हैं कि कोष्ठकों का बिना प्रयोग किए जिन चरणों का हम पालन कर रहे हैं उन्हें समझ पाएंगे? 1. 7 गुणा 109 बराबर 7 गुणा कोष्ठक में 100 प्लस 9 बराबर 7 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 9 बराबर 700 प्लस 63 बराबर 763। 2. 102 गुणा 103 बराबर कोष्ठक 100 प्लस 2 कोष्ठक बंद गुणा दूसरा कोष्ठक 100 प्लस 3 कोष्ठक बंद बराबर
100 गुणा 100 प्लस 2 गुणा 100 प्लस 100 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 बराबर 10,000 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 6 बराबर 10,000 प्लस 500 प्लस 6 बराबर 10,506। 3 17 गुणा 109 बराबर कोष्ठक में 10 प्लस 7 कोष्ठक बंद गुणा 109 बराबर 10 गुणा 109 प्लस 7 गुणा 109 बराबर 10 गुणा कोष्ठक में 100 प्लस 9 कोष्ठक बंद प्लस 7 गुणा कोष्ठक में 100 प्लस 9 कोष्ठक बंद बराबर 10 गुणा 100 प्लस 10 गुणा 9 प्लस 7 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 9 बराबर 1000 प्लस 90 प्लस 700 प्लस 63 बराबर 1790 प्लस 63 बराबर 1853। पृष्ठ 26। 1.5 रोमन संख्यांक। अभी तक हम हिंदू अरेबिक संख्यांकों की पद्धति का ही प्रयोग करते रहे हैं। ये एकमात्र संख्यांक पद्धति नहीं है। संख्यांक लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक पद्धति रोमन संख्यांकों की पद्धति है। ये पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है। उदाहरणार्थ हम घड़ियों में रोमन संख्यांकों का प्रयोग देख सकते हैं। इनका प्रयोग स्कूल की समय सारणी में कक्षाओं के लिए भी किया जाता है, इत्यादि। ऐसे 3 उदाहरण ज्ञात कीजिए जहां रोमन संख्यांकों का प्रयोग होता है। रोमन संख्यांक इस प्रकार होते हैं: 1 के लिए 1 डंडा, 2 के लिए 2 डंडे, 3 के लिए 3 डंडे, 4 के लिए 1 डंडा और V अक्षर, 5 के लिए V, 6 के लिए V के बाद 1 डंडा, 7 के लिए V के बाद 2 डंडे, 8 के लिए V के बाद 3 डंडे, 9 के लिए 1 डंडा उसके बाद X, 10 के लिए X। ये संकेत क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को व्यक्त करते हैं। इसके बाद 11 लिखने के लिए X के बाद आगे 1 डंडा लगाते हैं और 12 के लिए X के बाद 2 डंडे लगाते हैं। इसी तरह से 20 तक के लिए लिखते हैं। 20 के लिए 2X का प्रयोग होता है। इस पद्धति के कुछ और संख्यांक संगत हिंदू अरेबिक संख्यांकों के साथ इस प्रकार हैं: 1 के लिए 1 डंडा, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M लिखा जाता है। इस पद्धति के नियम इस प्रकार हैं: A, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वो आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। अर्थात 2 डंडों का अर्थ 2 है, 2x का अर्थ 20 है और 3x का अर्थ 30 है। B, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु संकेतों V, L और D की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। C, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे V के बाद 1 डंडा अर्थात 5 + 1 बराबर 6, X के बाद 2 डंडे बराबर 10 + 2 बराबर 12, L, X और V इसका अर्थ है 50 + 10 + 5 बराबर 65। D, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर आता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। जैसे 1 डंडा उसके बाद V का अर्थ है 5 - 1 बराबर 4। इसी प्रकार X के पहले 1 डंडा इसका अर्थ है 10 - 1 बराबर 9। XL बराबर है 50 - 10 बराबर 40। XC बराबर होता है 100 - 10 बराबर 90। E, संकेतों V, L, D को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, अर्थात V, L और D के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। फुटनोट: संकेत 1 को केवल V और X में से घटाया जा सकता है। संकेत X को केवल L, M और C में से ही घटाया जा सकता है। पृष्ठ 27। इन नियमों का पालन करने से हमें प्राप्त होता है: 1 के लिए 1 डंडा, 2 के लिए 2 डंडे, 3 के लिए 3 डंडे, 4 के लिए पहले 1 डंडा उसके बाद V, 5 के लिए V, 6 के लिए V फिर 1 डंडा, 7 के लिए V और 2 डंडे,
8 के लिए V और 3 डंडे, 9 के लिए 1 डंडा, फिर X, 10 के लिए X, 20 के लिए 2X, 30 के लिए 3X, 40 के लिए 1X, फिर L, 50 के लिए L, 60 के लिए L, उसके बाद X, 70 के लिए L के बाद 2X, 80 के लिए L के बाद 3X, 90 के लिए X, फिर C, 100 के लिए C। A, उपरोक्त सारणी में छूटी हुई संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। B, 4X, VX, 1 डंडा C, X, VV इत्यादि नहीं लिखे जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? उदाहरण 7, निम्न को रोमन संख्याकों में लिखिए। A, 69, हल 60 + 9 बराबर कोष्ठक में 50 + 10 कोष्ठक बंद +9 बराबर LX प्लस 1 डंडा फिर X, इसलिए 69 बराबर LX, इसके बाद 1 डंडा X। B, 98 बराबर 90 + 8 बराबर 100 - 10 कोष्ठक में कोष्ठक बंद +8 बराबर XC प्लस V 3 डंडे, इसलिए 98 बराबर XC V 3 डंडे। प्रयास कीजिए। रोमन पद्धति में लिखिए। 1, 73, 2, 92। हमने क्या चर्चा की? 1, दो संख्याओं में वही संख्या बड़ी होती है जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है। यदि दोनों में अंकों की संख्या समान है तब हम उनके सबसे बाएं स्थित अंकों की तुलना करते हैं और जिस संख्या में ये अंक बड़ा होगा वही बड़ी भी होगी। अगर ये अंक भी समान हैं तब हम उसी प्रकार अंकों की तुलना करते जाते हैं। 2, दिए गए अंकों से संख्या बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि संख्या को किन प्रतिबंधों के साथ बनाना है। जैसे अंकों 7, 8, 3 व 5 से किसी भी अंक को बिना दोहराए 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक 8 को सबसे बाईं ओर रखना होगा और फिर उससे छोटे अंक रखते जाएंगे। 3, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, जिसका अर्थ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10,000 है, जिसका अर्थ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होगी। इसी प्रकार 6 अंकों की छोटे से छोटी संख्या 1,00,000 है, जिसका अर्थ है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 है। यही क्रम और बड़ी संख्याओं के लिए भी लागू होता है। पृष्ठ 28। 4, अल्प विरामों का प्रयोग संख्याओं के लिखने तथा पढ़ने में सहायता करता है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्पविराम दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 अंकों बाद और बाकी 2-2 अंकों बाद लगाए जाते हैं और ये अल्पविराम क्रमशः हजार, लाख व करोड़ को अलग अलग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम दाईं ओर से प्रारंभ कर 3-3 अंकों के बाद लगाए जाते हैं। 3 और 6 अंकों के बाद अल्पविराम क्रमशः हजार व मिलियन को अलग अलग करते हैं। 5, दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर हमें बड़ी बड़ी संख्याओं की भी आवश्यकता होती है। जैसे किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, गांव या शहर की जनसंख्या, बड़े बड़े लेन देन में धन तथा बड़े शहरों के बीच की दूरी। 6, याद रखिए कि किलो का अर्थ है 1000, सेंटी का अर्थ है 100वां भाग और मिली का अर्थ है 1000वां भाग। इस प्रकार 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। 7, अनेक स्थितियों में हमें पूर्णतया सही संख्याओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक उपयुक्त आकलन से ही काम चल सकता है। जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच के दर्शकों की संख्या बताने के लिए कह देते हैं कि लगभग 51,000 दर्शकों ने मैच देखा। यहाँ हमें दर्शकों की सही संख्या की आवश्यकता नहीं है। 8, आकलन में किसी संख्या को एक वांछित मात्रा तक परिशुद्ध करना होता है। जैसे 4117 का सन्निकटन हजारों में 4000 तथा सैकड़ों में 4100 किया जा सकता है, जो आवश्यकता पर निर्भर करता है। 9, अनेक स्थितियों में हमें संख्याओं पर संक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त परिणामों का भी आकलन उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे आकलनों में हम पहले प्रयोग होने वाली संख्याओं को सन्निकटित कर शीघ्रता से परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ ये अध्याय पूर्ण होता है।
पृष्ठ 29।